हरियाणा में आज इतिहास कायम हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी तीसरी बार सरकार बना ली है और दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बेशक आज के इस गर्मामयी समारोह में चाहे एनडीए गठबंधन के ज़्यादातर सहयोगी भी हाजिर थे, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विशेष तौर पर इस समारोह में हाजिर हुए और वहीं पर आज नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में भी 13 जो मंत्री थे उन्होंने शपथ ग्रहण की, जिसमें अनिल विज हैं, तो इसी तरह कृष्ण लाल पवार हैं और वहीं पर राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांटा, विद्युत गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, श्रुति चौधरी, आरती सिंह, राजेश नागर और कृष्ण बेदी ने आज शपथ ग्रहण की और थोड़ी देर बाद ही अपने अपने दफ्तरों में वो चार्ज संभाल लेंगे और कुछ देर बाद ही जो विभाग हैं वो भी आवंटित कर दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार में अनिल विज समेत अलग अलग मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 पंचकूला। बीजेपी संगठन के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है या यूं कहें कि अब जल्द ही इस तैयारियों के बाद जब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी संगठन के चुनाव की, उसके बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा। इसे लेकर 21 अक्टूबर को बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें देश भर के सभी मंडलों, बूथ, राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी, प्रदेशों के चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। संगठनात्मक चुनाव में केंद्रीय चुनाव पदाधिकारी की भी नियुक्ति हो चुकी है। अब इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक अध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित की जाएंगी। उसके बाद जिला के अध्यक्ष और राज्य परिषद का चुनाव होगा। राज्य परिषद के बाद प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। राज्य परिषद के सदस्य राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, वहीं राष्ट्रीय परिषद के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जनवरी तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा उसके नाम के अनुमोदन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर की कार्य समिति की बैठक भी जनवरी महीने में बुलाई जाएगी, जो कि दिल्ली में ही होगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पे उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियां जोरों पे शुरू कर दी हैं। वहीं विपक्ष लगातार आर्जिकल हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर, पश्चिम बंगाल के महिलाओं के सुरक्षा को लेकर लगातार सड़कों पे उतरी है और यही इस बार उपचुनाव में विपक्षी पार्टी का मुद्दा भी होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार, टीएमसी पार्टी भी यहाँ पे मंथन कर रही है और इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के 6 सीटों पे उपचुनाव है, इसमें महिला उम्मीदवारों की टीएमसी ज्यादा भागीदारी कर सकती है। साफ तौर पे देखिए, महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा आगे हैं। महिलाओं को लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल में देती है, तो कह सकते हैं कि इस बार महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला की सीट की भागीदारी ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर यहाँ पे जगह जगह पर रणनीति भी तैयार शुरू हो चुकी है। वहीं पे बीजेपी की तरफ से जो गृह मंत्री अमित शाह हैं 24 अक्टूबर को कोलकाता पहुंच रहे हैं और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो वहीं सीपीएम और कांग्रेस दोनों आपस में तालमेल बनाकर इस उपचुनाव को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा के साथ ही झारखंड के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी एक्टिव हो गई है। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला अभी तक सामने आया है उसके अनुसार अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, आजसू 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जदयू को 2 सीट मिल सकता है और लोजपा को 1 सीट मिल सकता है। उसी तरीके से अगर इंडिया गठबंधन में बात करें तो जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 33 सीट मिल सकता है और आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन वाम दल को लेकर अभी भी मामला फंसा हुआ है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और लेकिन अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगी है। झारखंड चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। आज शाम तेजस्वी यादव रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन से सीटों को लेकर बातचीत करेंगे।
तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि झारखंड में पहले भी हमारी सरकार थी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारी ही सरकार बनेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और विवादास्पद बयान सामने आया है, जिसके बाद अध्यापक संगठन के साथ साथ विपक्ष भी अब पूरी सरकार को घेरने में लगा है। दरअसल सीकर के नीम का थाना में मदन दिलावर ने एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा था कि कई अध्यापिकाएं स्कूल में ऐसे पोशाक, ऐसी ड्रेस पहन के आती है जिससे उनका पूरा शरीर दिखता है और छात्रों पर इसका गलत असर भी होता है। यही नहीं, उन्होंने अध्यापकों की वेशभूषा को लेकर कई सारे तंज कसे और कहा कि कुछ आचरण अध्यापकों के ऐसे हैं जो कि छात्रों के बीच में गलत संकेत दे रहे हैं। इसे लेकर अध्यापक संगठन की ओर से जबरदस्त विरोध जताया गया और कहा कि कोई भी महिला शिक्षक ऐसी पोशाक पहन के स्कूल में नहीं आती जिससे उनका पूरा शरीर दिखे। ऐसे में शिक्षा मंत्री को अपने इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह शिक्षा मंत्री की सोच दर्शाता है कि किस तरह से वे सरकारी स्कूल के अध्यापिकाओं को के खिलाफ बयानबाजी करने से भी नहीं कतराते। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी और कहा कि उनकी महिला शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान का अर्थ गलत तरीके से निकाला जा रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के प्रियंका गांधी को लेकर किए गए ट्वीट के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के एक पोस्ट के बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल मंत्री दिनेश सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर विवादित पोस्ट कर दी। रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके मंत्री दिनेश सिंह के बंगले के गेट पर नाराज कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कालिक पोतते हुए चोर और बेईमान लिख दिया। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद उसे मिटा दिया गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी बना जाने के बाद टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया था। वहीं इस पूरे मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसे मंत्री सरकार में हैं, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर की बैठक चल रही है। 1 या 2 दिन में सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरह से तय हो जाएगा। सूत्रों के माने तो 220 सीटों पर बात बन गई है और 68 सीटों पर सहमति बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी के नेता आज बैठक कर रहे हैं। जानकारी भी कहते हैं कि मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 33 सीटों पर बात बन गई है और 3 सीटों के लिए चर्चा चल रही है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। वहीं कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ कल बैठक की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली गए थे। बताया जाता है कि जिन 86 सीटों पर कांग्रेस की बात बन गई है, उन पर 20 तारीख को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत विरोधी नारे लगाने वाले एक आरोपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्तों के साथ जमानत दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो शर्त आरोपी जो है फैजल उर्फ फैजान है, उस पर जो शर्त लागू की है जमानत की, उसके तहत भोपाल के थाने में पहुंचकर उसे तिरंगे यानी जो राष्ट्रध्वज है उसको सलामी देनी होगी, वो भी 21 बार। और 21 बार जब सलामी देते वक्त आरोपी फैजल को थाने में लगे तिरंगे को उस वक्त सलामी देते वक्त भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 17 मई का है 2024 का, जब भोपाल के पास एक पेट्रोल पंप पे आरोपी फैजल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आया था। इसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी और इस आपत्ति के बाद भोपाल के मिसरो थाने में पूरा केस दर्ज किया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट की तरफ से जो जमानत दी गई उसमें 50,000 का मुचलका तो है ही, लेकिन उसको प्रत्येक जो पहला मंगलवार और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरो थाने जहाँ पर एक केस दर्ज हुआ वहाँ पहुंचकर जो थाने में लगे तिरंगों को सलामी देनी पड़ेगी और साथ में भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। सीईसी ने बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा है। सूत्रों की माने तो बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। इतना ही नहीं, पार्टी कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट सकती है। बीजेपी अपने बाकी के बचे उम्मीदवारों के नामों को
सहयोगी दलों से सीट बंटवारे के बाद तय करेगी। सूत्रों की माने तो चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक जो है वो होने वाली है। इसी बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से हो सकती है। उसके बाद सीटों के बंटवारों की घोषणा के साथ साथ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी हर मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों को ही वोटर्स नजर आ रहे हैं। और अब जो अगर ताज़ा मामले की बात करें तो अनधिकृत कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्य पार्टी है जिसमें जो है मुख्य मुकाबला होना है। हालांकि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला भी है। 25 साल से सत्ता से दूर रही बीजेपी इस बार सत्ता में आने के सपने देख रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने ग्राउंड को रिवाइव करने के बारे में सोच रही है। अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत तो केंद्र सरकार ने 2022 में ही कर दिया था, क्योंकि आपको बता दें कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 60 लाख वोटर्स हैं। और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पिछले 2 मरतबा से आम आदमी पार्टी को ही इनका वोट बैंक जाता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी की नज़र साफ तौर पर इनकी तरफ है, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया बल्कि उनमें रहने वाले 7 लाख लोगों के लिए जहां झुकी वहां मकान का जो प्रस्ताव है वो भी रखा। कई 3000 मकान भी बनाए, चाबियां भी दी गई। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह वाल्मीकि जयंती के मौके पर मंदिर मार्ग जाकर वाल्मीकि भगवान की पूजा अर्चना की और वहां पर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने वहां से आने के बाद एक्स हैंडल पर वहां की कुछ तस्वीरें भी शेयर की और शेयर करने के बाद उन्होंने उस पर लिखा कि उन्होंने आज महर्षि वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया है और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यहाँ वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों से भी वहाँ पर मुलाकात की है। दरअसल वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी 10 जनपद पर वाल्मीकि समाज के कई प्रतिनिधियों से भी मिले और वहाँ पर उनकी समस्याएं जानी और उनके से वाल्मीकि जयंती की बधाइयां दी। दरअसल 10 जनपद कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास है और वहीं पर राहुल गांधी अभी भी रहते हैं और वहीं पर वाल्मीकि समाज के लोग पहुंचे थे जहां पर उनसे मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने हालांकि सुबह मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर जब गए थे तो उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद बापू निवास में भी कुछ समय बताया था। दरअसल ये वाल्मीकि मंदिर में वही बापू निवास है जहाँ किसी समय में महात्मा गांधी गए थे। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड हुई है। बिहार के 2 जिले सिवान और सारण में जहरीली शराब से अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। जिनमें से कि 20 मौत सिवान में हुई है, जबकि 7 मौतों की पुष्टि सारण जिले में हुई है। इस वक्त गंडावन गांव में है मैं यहाँ पे, जहाँ पे इस टोले में भी 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि बगल के आसपास के इलाकों की बात करें तो कुल मशरक में करीब 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि अभी तक यहाँ से 24 से ज़्यादा लोगों को पटना रेफर किया गया है इलाज कराने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई है और बताया जा रहा है कि ये सभी लोग 14 तारीख से लगातार इन लोगों ने शराब पी थी और उसके बाद से लगातार हालात बिगड़ने लगी और जिसके बाद इन्हें पहले तो प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब आंकड़े बढ़ते गए उसके बाद इनका इलाज शुरू हुआ और कई केसेस को पटना भेजा गया है। हालांकि ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में है, जिनका पोस्टमार्टम हुआ है या फिर जो अस्पताल में जिनकी मौतें हुई हैं। जबकि कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग स्थानीय तौर पर इलाज कराएं और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाह संस्कार तक पुलिस के डर से कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब मामले के तूल पकड़ा उसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ हरकत में आई है। सिवान और सारण में लगातार छापेमारी की जा रही है। 1700 लीटर शराब भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, छपरा, न्यूज़ 24। गुजरात में फिर सामने आई मिलावटखोरी। ऊंझा से लाखों का नकली और मिलावटी जीरा हुआ जब गुजरात में मिलावटी घी के बाद अब मेहसाणा के लोकल क्राइम ब्रांच ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर मिलावटी जीरा और सौंफ जब्त किया है। मेहसाणा में ऊंझा के दासद रोड गंगापुर के करीब नकली जीरे और सौंफ की फैक्ट्री और गोदाम में हुई छापेमारी में सामने आया कि सूखी हुई सौंफ पर हरा रंग चढ़ाया जा रहा था। छापेमारी में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 88 बोरी संदिग्ध जीरा, 1615 बोरी मिलावटी सौंफ, 809 बोरी सौंफ का भूसा और साथ में भूरा कलर करने का पाउडर और 1 बैरल गुड़ की रस्सी
जो है जब्त की है। वहीं बनासकांठा के डीसा में हुई फूड एंड ड्रग्स की जांच में 36 लाख का मिलावटी मावा भी जब्त किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले हुई राज्यव्यापी छापेमारी में 4.5 करोड़ का मिलावटी घी भी जब्त किया गया है। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों पूरे राज्य में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में और इस तरह के नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त हो सकते हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जम्मू संभाग के 2 जिलों में इस समय सुरक्षा बलों का आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी जिले के नारला के घने जंगलों में और दूसरा पुंछ जिले के मेंढर के शाहिस्तार के जंगलों में। दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों के पास पुख्ता इनपुट है कि इन इलाकों में यानी घने जंगलों में 3 से 5 आतंकी जो है वो मौजूद हैं, जो लगातार अपने ठिकाना बदल रहे हैं। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि ये आतंकी जो है LOC और IB के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। इनका यही मकसद है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करें, लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। चाहे BSF के जवान हो, चाहे भारतीय सेना के जवान हो, हमारे बहादुर जवान दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।